बेंगलुरु के व्यालीकरण इलाके में कुछ लोग अपने मकान मालिक को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद बताते हैं कि हमारे पास में एक मकान है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है, आप आके इसको चेक कीजिए। मकान मालिक तुरंत ही वहाँ पर आता है और आने के बाद उस कमरे के पास जाता है। जैसे कमरे के पास जाता है तो वहाँ पे वाकई में बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही होती है। वो तुरंत ही उस मकान के अंदर रहने वाली महिला को कॉल करते हैं। वैसे उस मकान मालिक ने उस कमरे को एक महिला को किराए पे दिया हुआ था। वो जो महिला थी उसकी उम्र करीब करीब 29 साल थी। और उसको जब वो कॉल लगाता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब जब स्विच ऑफ आता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर वो उसके जब उस टाइम पे जब उसने किराए पे ये मकान दिया था, उस टाइम पे उसने किरायानामा भी बनाया था। जब किरायानामा बनाया था तो उस महिला ने अपने नंबर के अलावा 2 और नंबर दिए हुए थे। तो मकान मालिक अब उसी 2 नंबर पे ट्राई करता है। जब ट्राई करता है तो उसमें से एक नंबर लगता है, और जो नंबर लगता है वो उसकी महिला की माँ का होता है। माँ तुरंत कॉल उठाती है और बात करती है। उस टाइम पे मकान मालिक कहता है कि आपकी बेटी को मैंने अपना जो मकान है वो किराए पे दिया हुआ है, और अभी उसके मकान के पास में खड़ा हो, उसको कॉल लगा रहा हो तो कॉल नहीं लग रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। साथ ही उसके इस कमरे से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। अब जब उस महिला की माँ को इस बात का पता चलता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है, और तुरंत ही अपने घर से वो यहाँ पर आती है अपनी छोटी बेटी के साथ। अब ये जो महिला थी उसने जब इस मकान को किराए पे लिया था उस टाइम पे उसकी 2 चाबी थी। तो एक चाबी वो अपने पास रखती थी, और जो दूसरी चाबी थी वो उसने अपने माँ के घर पर भी दी हुई थी। तो वो जो माँ है उसी चाबी को लेकर यहाँ पर आती है। जैसे आती है उसके बाद मकान मालिक, माँ, बेटी और कुछ किराएदार जो के पास में रहते थे वो सभी मिलके उस दरवाजे को खोलते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दरवाजे को खोला जाता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आती है। जैसे दुर्गंध आती है सब लोग तुरंत ही बाहर भाग खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे जो माँ और बेटी थी वो किसी ना किसी तरह से हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे अंदर जाते हैं, अंदर का जो नज़ारा वो देखते हैं, और देखने के बाद वो चीख पड़ते हैं और तुरंत ही वहाँ से बाहर भागकर आ जाते हैं। तुरंत ही वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं और पूरी जो घटना थी उसके बारे में जानकारी देते हैं। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिलती है तुरंत ही वो वहाँ पर आ जाती है अपनी पूरी टीम के साथ। साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी लाया जाता है, डॉग स्क्वाड को भी लाया जाता है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी दी गई थी उसके ऊपर से वो सारी तैयारी कर कर ही यहाँ पर आते हैं। तो रूम के अंदर जाते, जैसे अंदर जाते हैं वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। वहाँ पर पूरे कमरे के अंदर कहीं ना कहीं मानव शरीर के कुछ ना कुछ अंग के टुकड़े पड़े हुए थे। वहाँ पे जो फर्श था वहाँ पर पूरी तरह से खून बिखरा हुआ था, और बाथरूम में ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ खून के जो धब्बे थे उसको साफ करने की कोशिश भी की गई है। साथ ही पूरी रूम के अंदर, किचन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कीड़े रेंग रहे थे, और कीड़ों की एक लाइन फ्रिज की तरफ जा रही थी। और फ्रिज, वहाँ पर एक सिंगल डोर फ्रिज था, फ्रिज का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। पुलिस उसी के पास जाती है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। जब दरवाजे को खोला जाता है तो सभी पुलिस की भी चीखें निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर उस फ्रिज के अंदर टोटल 3 हिस्से में लाश पड़ी हुई थी। पहला जो ऊपर का हिस्सा था वहाँ पर उस महिला के पैर पड़े हुए थे, जो कि पूरी तरह से टुकड़ों में बिखरे हुए थे। और नीचे का जो हिस्सा था वहाँ पर उस महिला का सर था। वो सर किसी और का नहीं था, वो उसी महिला का था जो इस रूम के अंदर रहती थी। उसका नाम था महालक्ष्मी। और साथ में फ्रिज का जो बीच वाला हिस्सा था वहाँ पर शरीर के जो बाकी के अंग थे उसके टुकड़े बिखरे हुए थे। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे कमरे के अंदर कहीं ना कहीं उसी महिला के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े हुए थे। जैसे ही पुलिस को ये सारी चीज़ें मिलती है तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को वहाँ पे बुलाया जाता है, और सभी शरीर के अंगों को इकट्ठा किया जाने लगता है, क्योंकि जो शरीर के अंग थे और रूम के बाकी हिस्सों में भी यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। और साथ ही इस रूम के अंदर साइड में एक ट्रॉली बैग भी पड़ा हुआ था। पुलिस इन सभी चीज़ों को अपनी हिरासत में लेती है, और फोरेंसिक टीम जब सभी टुकड़ों को इकट्ठा कर लेती है तो पता चलता है कि इस महिला के अंग के टोटल 59 टुकड़े किए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये टुकड़े किए गए थे। इन सभी टुकड़ों को समेटकर फॉरेंसिक लैब में ले जाया जाता है और वहाँ पर इसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो पुलिस अब उस महिला की माँ से अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो माँ का कहना होता है कि 2019 से पहले वो लोग नेपाल में रहते थे, और 2019 में उन लोगों ने इस महिला की शादी, जिसका नाम महालक्ष्मी था, उसकी शादी हेमंत दास नाम के लड़के से कर देते हैं। जब हेमंत दास के साथ इसकी शादी होती है तो हेमंत दास जो है बेंगलुरु में मोबाइल शॉप पर काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर बेंगलुरु में सेट हो जाता है। साथ ही ये लोग भी यहाँ पर बेंगलुरु में सेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर बेंगलुरु में
जो महालक्ष्मी है और हेमंत दास है, उन दोनों की जो ज़िंदगी है अच्छे से चल रही थी, क्योंकि हेमंत दास अब यहाँ पर मोबाइल के शॉप पर काम कर रहा था। साथ ही महालक्ष्मी भी एक मॉल के अंदर ब्यूटी शॉप में एज अ सेल्स वूमन की लीडर के तरह पे वो अभी वहाँ पर जॉब करने लगती है। अब इन दोनों की ज़िंदगी ऐसे अच्छे से चल रही थी। कुछ साल बीत जाते हैं, इन दोनों के घर पर एक बेटी का जन्म भी होता है। अब ऐसे ही साल 2023 आता है। 2023 में हेमंत दास को अपनी बीवी महालक्ष्मी पर शक होता है। उसको ये लगता है कि उसकी बीवी का अफेयर इसी बेंगलुरु में एक हेयर ड्रेसर जिसका नाम अशरफ होता है उसके साथ चल रहा है। जब इस बात का पता चलता है तो उसका महालक्ष्मी के साथ झगड़ा होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कई बार झगड़ा करते हैं। ऐसी समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ जो हेमंत दास का जो शक था वो काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाता है। वो बार बार इससे झगड़ा करने लगता है। जब बार बार झगड़ा होता है तो महालक्ष्मी अब उससे अलग हो जाती है। वो अपनी बेटी को भी अपने पास नहीं रखती है, वो हेमंत दास को सौंप देती है। अब हेमंत दास इससे अलग दूसरी जगह पर रहने लगता है। साथ ही महालक्ष्मी अब अपनी माँ के साथ रहने चली जाती है। वो अपनी माँ के साथ कुछ दिन रहती है। उसके बाद वो यहाँ पर व्यालीकरण इलाके में अपने लिए एक रूम किराए पर ले लेती है और अकेली यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। अब उसकी माँ कभी कभार उसको मिलने के लिए यहाँ पर आया करती थी और साथ ही उसने अपनी इस रूम की एक चाबी अपनी माँ को भी दे रखी थी। कभी कभी माँ भी यहाँ पे आती थी और ये भी कभी कभी अपनी माँ से मिलने के लिए जाया करती थी। अब यहाँ पर पुलिस को जब इन दोनों के बारे में पता चलता है कि हेमंत दास का जो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता था और उसको इसके अफेयर के बारे में भी पता था और वो अलग से रहता है, तो पुलिस को सबसे पहले उसी के ऊपर ही शक होता है। वो लोग तुरंत ही हेमंत दास के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी उसके साथ पूछताछ होती है, लेकिन वहाँ पर हेमंत दास के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत उनको नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी लोकेशन, उसकी कॉल डिटेल जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती है जिससे कि पुलिस को शक हो कि इसी ने इसका कत्ल किया हो। लेकिन जब उसके साथ बातचीत होती है तो हेमंत दास का कहना रहता है कि उसका जो अफेयर था अशरफ के साथ, शायद उसी अशरफ ने ही इसी का कत्ल किया होगा। तो अब पुलिस को जब इस बारे में पता चलता है, अशरफ के बारे में पता चलता है, दोनों के अफेयर के बारे में जब पता चलता है, तो तुरंत ही वो उसी हेयर ड्रेसर अशरफ के पास चले जाते हैं। उससे भी पूछताछ करते हैं और उसके भी साथ काफ़ी लंबी चौड़ी पूछताछ करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं है, ना तो कोई ऐसा कॉल डिटेल है जिससे भी पता चल सके तो उसने इसका मर्डर किया हो। अब जब पुलिस को उसके पति और इस अशरफ के पास ऐसा कोई भी सबूत या तो गवाह नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग इन दोनों को क्लीन चिट दे देते हैं और कहते हैं कि इन दोनों का इस मर्डर में कोई भी हाथ या तो फिर कोई भी लेना देना नहीं है। अब दोनों को क्लीन चिट देने के बाद अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन आगे की तरफ बढ़ाती है और जितने भी अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग थे उन सबसे पूछताछ शुरू करते हैं। जब अड़ोस पड़ोस में पूछताछ होती है तो पता चलता है कि एक और आदमी था जो इसको लेने या छोड़ने के लिए यहाँ पर आता था, जो बाइक पर बैठा के इसको ले जाता था और उसको छोड़ने के लिए भी अपने घर पर आया करता था। और वो आदमी इन दोनों में से कोई भी नहीं था, लेकिन तीसरा कोई अलग ही आदमी था। अब जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो वो लोग अब आसपास के सीसीटीवी कैमरे को चेक करना शुरू करते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है तो वहाँ पर एक फुटेज में महालक्ष्मी एक आदमी के साथ जाती हुई नजर आती है। जब उस आदमी के बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं होता है, लेकिन उसी मॉल में जहाँ पर ये महालक्ष्मी काम करती थी वहाँ पर उस शॉप का बॉस होता है और उसका नाम मुक्ति रंजन रॉय होता है। अब जब मुक्ति रंजन रॉय के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, साथ ही उसकी कॉल डिटेल और महालक्ष्मी की कॉल डिटेल को खंगाला जाता है, तो पता चलता है इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी और काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हो रही थी। अब यहाँ पर मुक्ति रंजन के परिवार वालों को खंगाला जाता है और उनके एड्रेस को ढूंढने के बाद उनके घर पर जब जाया जाता है और वहाँ पर जब बातचीत होती है तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे खुलासे होते हैं जिससे पता चल जाता है कि मुक्ति रंजन ने ही इसका खून किया है। दरअसल जब पुलिस उसके परिवार वालों के पास जाती है तो वहाँ पर मुक्ति रंजन का भाई मिलता है। भाई का कहना होता है कि अभी से कुछ दिन पहले मुक्ति रंजन यहाँ पर घर पर आया था और उसने ये कबूल किया था कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया है और फिर इस यहाँ पे कत्ल करने के बाद वो भी शहर में नहीं रहेगा और यहाँ से वो दूर चला जाएगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला गया था। तो यहाँ पर अब पुलिस को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिल गई थी। उनको पता चल गया था कि आखिर महालक्ष्मी का कत्ल किसने किया था, लेकिन अब क्यों किया था ये जानना बाकी था और साथ ही कातिल को पकड़ना भी बाकी था। मुक्ति रंजन मोबाइल को ट्रैकिंग पर डाला जाता है
और पता चलता है कि उसकी जो लोकेशन है वो बार बार चेंज हो रही है। कभी कभी वो पश्चिम बंगाल में दिखता है तो कभी कभी किसी और जगह पे दिखता है। पुलिस को उसको पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसने अब अपने मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर दिया था। अब पुलिस अपनी बहुत सी टीम बनाती है और सभी टीम को अलग अलग जगह पे भेज देती है कि जहाँ पर मुक्ति रंजन मिल सके, क्योंकि उसके गाँव के बारे में भी पता चल गया था और उसकी लास्ट लोकेशन भी अब पुलिस को पता चल ही गई थी। अब पुलिस यहाँ पर इस आदमी की तलाश कर ही रही होती है तो उनको एक खबर मिलती है। खबर ये होती है कि जिस आदमी को ये पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, जिसने महालक्ष्मी का कत्ल किया है, उसने उड़ीसा में भद्रक जिले में एक पेड़ पर लटक कर सुसाइड कर लिया है। पुलिस तुरंत ही वहां पर पहुंचती है। जैसे पहुंचती है तो ये जो खबर थी एकदम सच साबित होती है। उड़ीसा के भद्रक जिले में उस आदमी ने एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी थी। तो पुलिस को इस मुक्ति रंजन की लाश के पास एक डायरी भी मिलती है। अब उस डायरी को जब देखा जाता है तो उसके अंदर एक सुसाइड नोट मिलता है। उस सुसाइड नोट के अंदर सारी चीज़ें इसने लिख कर रखी हुई थी कि आखिर उसने महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया था। अब डायरी में लिखा हुआ रहता है उस पेज पर कि महालक्ष्मी और इसके बीच में अफेयर चल रहा था। अफेयर काफ़ी दिनों से चल रहा था और यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्यार था। अब जो महालक्ष्मी है वो इससे शादी करना चाहती थी और शादी के लिए कई बार इसको फोर्स भी करती थी, लेकिन ये किसी तरह से उसके साथ शादी करने के शायद पोजीशन में नहीं था या तो फिर नहीं करना चाहता। कोई भी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये मना कर रहा था। जब ये मना करता था तो महालक्ष्मी उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। जब महालक्ष्मी ने इसको ब्लैकमेल करना शुरू किया तो उसने उससे तंग आकर उसको मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद उसने उस कमरे की अच्छे से सफाई भी की थी, साथ ही वहाँ पर एसिड भी डाला था। अब यहाँ पर वो ट्रॉली बैग लेकर भी आया था। उस ट्रॉली बैग के अंदर उसको अंदर डालकर कहीं ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर वो जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला था, इसकी वजह से वो उसके शरीर के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को ट्रॉली बैग में भरकर कहीं फेंकना चाहता था, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो इलाका काफ़ी ज़्यादा चहल पहल वाला था। रात के 12-1 बजे तक भी वहाँ पर चहल पहल शुरू रहती थी, जिसके चलते उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है और उसको जो अपना उसने सोच रखा था कि मैं टुकड़े करके कहीं पे फेंक दूंगा, वो चीज़ वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उन सभी टुकड़ों को वो फ्रिज के अंदर रख कर कहीं भाग जाने की वो प्लानिंग कर लेता है। लेकिन भागने के बाद भी जब उसको पता चलता है कि वो अब नहीं बच पाएगा, पुलिस उसको कभी ना कभी तक पकड़ लेगी, तो उसी डर से वो सुसाइड कर लेता है। तो यहाँ पर अब इस सुसाइड नोट के मिलने के बाद पूरा केस जो इस तरह से सामने पुलिस के सामने आ चुका है और पुलिस ने इसके बारे में पूरा खुलासा भी कर दिया है। लेकिन पुलिस अभी इसका इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा क्लोज नहीं किया है। इन्वेस्टिगेशन अभी आगे भी करना चाहती है। वो जानना चाहती है कि जो इसने पूरा काम किया वो इसने अकेले किया है या तो किसी और का भी इसको साथ मिला था, उसके बारे में जानकारी अब लेना चाहती है। और साथ ही अभी कुछ दिनों के अंदर इस जो केस में जितनी भी अपडेट है वो अपडेट सामने अब आ जाएंगी। तो ये थी आज की पूरी कहानी, जिसमें एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से एक महिला को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।